की बड़ी भूमिका रही थी 11 अप्रैल के मामले में, क्या देखते हैं इसके बारे में? देखो, ये संघर्ष है समाज का। और हमारा एक, जब से ये बाम साहब का प्रोग्राम चला उसमें हमने एक ही कर रखा है, अभी जाति तोड़ो समाज जोड़ो। क्योंकि हम अलग अलग टुकड़ों में बट के अलग अलग पिट रहे हैं। और जब यदि हम एक हो जाते हैं, ये अपना हाथ है, इस उंगली को कोई तोड़ देगा, इसको कोई तोड़ देगा, महेंद्र भाई साहब भर के भी मरोड़ देंगे। जब ये बन जाएगा अगले की बत्ती सी बाहर निकाल देंगे। तो हमारा प्रोग्राम ये है भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो गया, ये भाई कह रहे हैं भी जैसे हमारे लोग दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, वो तो बैठे उनको मलाई खानी है, उनकी मलाई जब बंद होगी, जब सारा का सारा हमारा जाति तोड़ के समाज बन जाएगा और उन लोगों को फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। क्योंकि आम जनता का जो संघर्ष करेगा रोड पे आके, उसी को पब्लिक चाहेगी। और मेरी तमाम जितने मेरे ओबीसी समाज के भाई आए बैठे हैं, जितने भी शूद्र हैं, हम सभी के सभी मूल निवासी हैं, सभी से एक ही प्रार्थना है, हम किसी का हक छीनने के लिए नहीं आ रहे, हम अपने हक। नमस्कार सैनिक, आ जाओ। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी भी पार्टी आई, किसी ने भी ओबीसी समाज की तरफ, ऐसी समाज की तरफ कभी भी नहीं देखा। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए संविधान लिख के चले गए, किसी ने भी उस संविधान को आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया। हमारी लड़ाई है संविधान को लागू करने की। और जो भी पार्टी, चाहे वो आरएसएस की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये खास बात रही है और निर्देश के अंदर चलेंगे, संगठन की तरफ से क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे आप? लंबी ज़्यादा हो जाएगी मेरे को देखकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इसका बनाया गया है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करके आरएसएस बीजेपी के द्वारा अपमान किया गया। तो अपमान किया गया इस मायने में ये कहा जा सकता है कि अभी एक राहुल गांधी के द्वारा बयान आया था कि जितने भी भारत के धन लेकर भागने वाले हैं वो सभी मोदी लोग हैं। और ये सही बात है कि मोदी ही है, मगर आरएसएस बीजेपी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया और वो मोदी का नाम ओबीसी का आधार बनाकर राहुल गांधी की जो सांसद की सदस्यता थी उसको समाप्त किया गया और 2 साल का उनको सजा सुनाया गया है। तो ये पूर्ण तरीके से हमारा जो संविधान के आर्टिकल 19 है, जो मौलिक अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, चलाने की आज़ादी है, तो उस पर आरएसएस बीजेपी के द्वारा ये पाबंदी लगाया जा रहा है कि डर से कोई भी भारत के लोग हम जो कर रहे हैं गलत काम उसके विरोध में ना बोले। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि 24 अप्रैल 2018 को ईवीएम के संदर्भ में बामन मेश्राम जी के द्वारा चुनाव जीत लिया गया है कि 100% वीवीपीएटी मशीन के साथ पेपर टेल मशीन लगाई जाए और उसके साथ गिनती कराई जाए। मगर गलत तरीके से नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दोबारा मतलब जीत लिया है और जीत कर कह रहा है कि 100% मशीन नहीं गिनी जाएगी, 1% मशीन पर गिनती किया था 19 के चुनाव में। तो दूसरा मामला है, इस तरह के इसमें लगभग 9 मुद्दे हैं और 9 मुद्दे को लेकर भारत बंद करने की हम लोग पूरे भारत में तैयारी कर चुके हैं। और लगभग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब अलग अलग संगठन के लोग हैं। सभी बाम से भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का नहीं है, बल्कि अलग अलग सभी अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर लगभग
10-15 संगठन के लोग बैठे हुए। ये मुद्दा है, 9-10 मुद्दे पर भारत बंद। सर, संगठन की तरफ से जो भारत बंद करने वाले जो आपके डेलीगेट्स हैं, उनको निर्देश क्या रहेंगे? किस तरीके से करना है? क्या रोड पर आना है, दुकानें बंद करवानी है, क्या करना है? हाँ, हमने संगठन के द्वारा आदेश दिया हुआ है कि भारत में जो भी हमारा कार्यक्रम बंदी का चल रहा है, 2 दिन 28 और 29 ऑल इंडिया में माइकिंग से प्रचार होगी। बंद के संदर्भ में सभी जिले में पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, मगर हम संविधान के दायरे में रहकर बंद करेंगे। हम सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वाले नहीं। डेलीगेट्स को यह निर्देश रहेगा कि सरकारी संपत्तियों को किसी भी हालत में, हाँ, किसी भी हालत में हम नुकसान नहीं करते जी। और जो आम जो पब्लिक है उसके लिए काफ़ी बार लोग के अंदर आ जाता है कि लोग रोड जाम कर दें, तो उसके संदर्भ में क्या कुछ रहेगा? हाँ, रोड तो बंद करेंगे, रोड बंद करने का ही आदेश है। हमारी जहाँ पर ज़्यादा संख्या है वहाँ रोड भी बंद किया जाएगा, जहाँ नहीं है संख्या वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस आंदोलन से सर पूरे भारत देश के अंदर क्या परिवर्तन होने की संभावना है? इस भारत के अंदर हम परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस बीजेपी अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं और जनता पर से विश्वास खत्म हो गया है। ईवीएम मशीन के द्वारा वो चुनाव जीतकर जनता को नुकसान कर रहा है। जैसे निजीकरण का एक मामला है, बड़ी स्पीड से निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे लोगों का आरक्षण है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसी जनता की एक भावना है, क्योंकि ये आरएसएस के दोनों एजेंट हैं। तो इसलिए ये दोनों पावरफुल लोग होने के नाते समाज का अब क्या आगे का दिशा निर्देश रहेगा? समाज के पास अभी जन आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आरएसएस के लोग ही है और विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, न्यायपालिका पर उसका कब्जा हो गया है। इस वजह से जनता के वोटों पर उसका विश्वास नहीं, खत्म हो गया। ईवीएम से चोरी करके ही सरकार बनाना उनका मकसद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भया होगा इस तरह ऐसी एक्ट जनता को क्या फायदा होगा? जनता को यही फायदा होगा, उनके हकों की जो हमारी नहीं होगी और उनको सत्ता और प्रशासन में पूरी भागीदारी मिलेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इसके अंदर बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर साथ में एक खास बात और भी रखी गई है। 2021 का साल जो था वो जनगणना का साल था। 2021 के बाद में 22 भी चला गया और 23 लगभग आधा होने वाला है। अभी तक किसी भी तरीके से जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। बड़े एक्शन क्या हो सकते हैं इसके लिए? एक्शन क्या है? वैसे तो रियलिटी में सरकार ही लोकतांत्रिक नहीं है। यदि लोकतांत्रिक सरकार हो तो 10 साल के बाद में सेंसस का प्रावधान है, देश में क्यों नहीं किया जाए? जब पशुओं की गिनती कर रहे हैं, तितलियों की गिनती कर रहे हैं, तो मनुष्यों की गिनती करने में इनको क्या अर्ज होगा? तो या फिर मनुष्यों को कुछ देना नहीं है? इस सरकार की नीयत के अनुसार मनुष्यों को जन कुछ नहीं देना, इनको मनुष्यों को गुलाम रखने का एक षड्यंत्र है इसका। और भारत के जो मूल निवासी हैं उनको गुलाम बनाने के षड्यंत्र के तहत उसी के विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भारतीय मूल निवासी हैं, SC/ST, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि इन लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र तथाकथित आज़ादी के 75 साल में किसी न किसी रूप में गुलाम बनाने का षड्यंत्र हुआ है और भारत के अंदर विपक्ष नाम की कोई पार्टी पैदा नहीं हुई। सर, एक जो आपके इस कंप्लेंट के अंदर किसानों का जो मामला है, किसानों ने जो हरियाणा और पूरे देश के अंदर आंदोलन किया था, उस पर ये संगठन किस प्रकार से अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहा है? MSP का बड़ा मामला है इसके अंदर। MSP के लिए किसान बैठे हुए दोबारा भी जंतर मंतर के ऊपर जा चुके हैं और अभी तक भी बहुत सारे टोलों पर बैठे हुए हैं। देखो साथियों, किसानों का मुद्दा है। किसान भारत का अन्नदाता है और अन्नदाता को इन्होंने अन्नदाता छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अन्नदाता जब था किसान, जब भारत का खाद्यान्न भारत के खाद्य विभाग के अंदर जाता था। आज कानून ये ऐसे बना दिए, कानून वापस कहाँ लिए? क्या संसद में कोई प्रस्ताव पास किया? तीनों कानून वापस लेने का नहीं किया। तो इसमें तो सरकार जो है ना, यहाँ पर किसानों को नहीं चाहती, कॉर्पोरेट को चाह रही है और इसीलिए किसान बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत गुरु नानक देव जयंती के ऊपर इसका घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कब की है? इस भारत के अंदर इस मोदी सरकार के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। ये तो मन की बात कहता है और मन की बात क्या है? मन की बात तो एक दूसरे जाने के लिए होती है, मन की कोई कल्पना थोड़ी है। क्या इसके अंदर आपके साथ में किसान आंदोलन जो संगठन है वो इसके अंदर कितनी अपनी भागीदारी देने वाले हैं 30 तारीख को?
30 तारीख हमारा किसान मोर्चा पूर्ण हमारे साथ है, भागीदारी में भी है, और हम और दूसरे भी जो किसान संगठन है उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं इसके लिए, आह्वान करने के लिए। किसी पार्टी का अभी तक कोई समर्थन आया है इसके अंदर? यदि पार्टी का देखा जाए तो पार्टी की बात आप कहोगे देश के अंदर, तो कथा कथित ज्योतिया फुल्ले के अनुसार जब कांग्रेस बनी थी तब उन्होंने कहा था कांग्रेस भट्ट ब्राह्मणों का संगठन, और आज भी भारत के अंदर जो 5-6 पार्टियां नेशनलाइज हैं वो चाहे कहने को कुछ भी कहें, विपक्ष का विरोध, विपक्ष का नाम लेकर विपक्ष बनाई हुई है, उनकी विचारधारा सभी की एक है। इसीलिए इस संगठन के साथ में कोई लोकल पार्टी के कह नहीं सकता जो SC-BC OBC के द्वारा बनी हो, अन्यथा जो नेशनल पार्टी है कोई भी संगठन के साथ में आने को तैयार नहीं है। आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर के ऊपर मुहिम के अंदर एक बड़ी रैली की थी, उसके अंदर LSP का बड़ा सहयोग था। तो वो कह रहे हैं मुझे SC-ST OBC के अनुसार जो पार्टी बनी वो काम कर रही है, साथ दे रही है। लगभग आपकी LSP के आदमी क्या कहेंगे इसके अंदर? LSP कार्यकर्ता हमारे साथ में है, LSP क्या कहेगी इसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बड़ी बड़ी जो मांगे हैं, इसके अंदर बड़े मुद्दे रहे हैं? पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो मांगे हैं वो खाली पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नहीं है, वो पूरे SC और BC दलित पिछड़े वर्ग समाज की हैं, और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इन मांगों का, सभी मांगों का समर्थन करती है। और आपको पता ही है 11 अप्रैल को हम सभी साथ थे और हमने बड़ी रैली मुहिम में की थी, उसके द्वारा भी हमने इन सब मांगों का समर्थन किया था। और मैं इसमें 30 अप्रैल को भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। 2 बड़े मुद्दे हैं इसके अंदर जो राजनीतिक आधार पर देखे जा रहे हैं। EVM का मुद्दा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी EVM के समर्थन में है या फिर उसके विरोध में है? EVM के विरोध में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। बैलेट के लिए आपने अभी तक कितने कोई कदम उठाया, आप उसका जिक्र करना चाहते हैं? बैलेट के लिए हमने कई जिलों में DC को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई कोर्ट वगैरह या फिर किसी भी तरीके रोड मार्च वगैरह कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा हो? बड़ा आंदोलन तो 11 तारीख को मुहिम से हमने आंदोलन ही था, 11 तारीख को सरकार को मैसेज देना होता है इसमें आंदोलन में। जैसे बामसेफ संगठन ने अभी ऐलान किया कि बामसेफ के जो कार्यकर्ता वो EVM के तोड़ेंगे, तो क्या आपकी पार्टी भी कुछ ऐसा एक्शन लेगी हरियाणा के स्तर पे? पूरा OBC समाज एक्शन लेगा, पूरा खाली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक्शन नहीं लेगा, पूरा OBC समाज एक्शन लेगा। इसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी आती है और जितनी भी SC-BC की जो पार्टियां वो सभी आती हैं। ये पूरा समाज EVM के विरोध में है और EVM को तोड़ा जाएगा। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराती तो पूरा समाज इनको तोड़ेगा। आप चुनाव का बहिष्कार करने के समर्थन में हैं या फिर चुनाव लड़ेंगे EVM से फिर उसको तोड़ेंगे? EVM से चुनाव नहीं लड़ेंगे, EVM को तोड़ेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार से, खासकर हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रदेश में जब से हमने DNA की मीटिंग रोहतक में रखी थी तब से सामंतवादी लोगों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी वो बोलते हैं, OBC समाज के खिलाफ भी वो बोलते हैं, राजकुमार सैनी जी के खिलाफ भी वो बोलते हैं। अगर सरकार ने जल्द इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई तो जो अभी इन्होंने आगे 21 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि OBC समाज और ये जो 3% जो यूरेशियन लोग हैं जो इस प्रदेश में अफरा तफरी फैला रहे हैं, कहीं आमने सामने न आ जाए और फिर सरकार को इसके लेने देने पड़े, इसका जान माल का थोड़ा कुछ नुकसान भी हो जाए, वो सरकार जिम्मेदार होगी।